दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू VS ट्यूशन क्लासेस। माई सेल्फ विजय शर्मा। और आज के वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे क्लास 10th के साइंस में चौथा वीडियो है हमारा। इसमें हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट हेडिंग्स की बात करेंगे जो पिछले वीडियोस में छूट गए थे। जैसे कि अभिक्रियाओं के प्रकार में एक और अभिक्रिया होती है जो आपके एनसीईआरटी बुक में दी हुई है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। उसके बाद आप जानेंगे अपचयन, उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण। उपचयन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण। उपचयन और ऑक्सीकरण दोनों एक ही शब्द होते हैं। अभिक्रियाओं के प्रभाव के बारे में, जैसे संक्षारण और विकृत गंधिता क्या होती है, इन दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे। और उसके बाद हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज का डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, जो है आप ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, ऑक्सीकरण संख्या निकालना। तो बने रहिएगा वीडियो में शुरू से अंत तक, ताकि आपको एक एक पॉइंट्स क्लियर हो। इन सब चीज़ों के लिए सबसे जरूरी जो आज का वीडियो का टॉपिक है, ये ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए आज की वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इससे आप ही का फ़ायदा है, क्योंकि हमारे जो भी वीडियोज़ आएंगे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। उसके बाद आप बताएं कि समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। ठीक है, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहला रासायनिक अभिक्रिया समीकरण का चौथा पार्ट है। ये तीनों वीडियोस के लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने पहला, दूसरा या तीसरे वीडियो को नहीं देखा है तो लाइन से देख लो यार, ज्यादा टाइम का नहीं है। मुश्किल से 15, 20, 25 मिनट का होगा एक लेक्चर, और दूसरा लेक्चर तो 9-10 मिनट का है शायद, और तीसरा वाला तो 17-18 मिनट का है, और ये वाला भी लगभग 20-25 मिनट में कवर हो जाएगा। टोटल अगर ऐड किया जाए तो मान के चलो 80 मिनट या 75-100 मिनट में, लगभग 75 या 100 मिनट में लगभग पूरा पूरा आपका चैप्टर खत्म कर दिया है मैंने। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लाइन से वीडियोस को देखें और इस वीडियोस को भी देख लें, तो आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और हम लोग, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि इसके आपको अभ्यास प्रश्नावली के सॉल्यूशन भी चाहिए, तो उसका भी वीडियोस बनाएंगे। फिलहाल अभी हम लोग चैप्टर को कवर करने में लगे हुए हैं। तो चलिए देखिए, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण के 1.2.4 हेडिंग को, जो आपके एनसीईआरटी बुक में है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। जैसे समझिए, वे अभिक्रियाएं, जैसे मैं लिखा हूं, समझो, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। अभिकारक जो होते हैं, ये और ये दोनों क्या है? अभिकारक हैं। और इस साइड वाले क्या है? प्रोडक्ट हैं। ये उत्पाद है और ये सह उत्पाद है। अगर इसको उत्पाद कहेंगे तो इसको सह उत्पाद कहेंगे। समझ में आया बात? तो ध्यान दीजिए, अभिकारकों में क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी कि लेन देन होता है। ये इनको अपना आयन दे देगा, इनको, और ये अपना आयन इनको दे देगा। सेम प्रोसेस, एक दूसरे को लेन देन कर लेंगे आयनों का। आयन समझते हैं, जैसे देखिए Na पर आप जानते होंगे +1 चार्ज होता है, ठीक है, क्योंकि इसका जो परमाणु क्रमांक है 11 होता है। ठीक, तो यहाँ पर +1 किया गया है ताकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। जिस पे माइनस है वो लेगा एक इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? और जिस पर प्लस होता है वो देगा, एक इलेक्ट्रॉन देने में सक्षम है। तो यहाँ पर 2 Na है, यानी Na2Na+ यानी 2 प्लस हो गया। ठीक, और ये SO4 पे डबल माइनस होता है। ठीक है, तो ये दो प्लस और 2 माइनस हो गए, तभी तो ये प्रोडक्ट बना होगा। तो उसी तरीके से ये वाला डबल माइनस वाला, और Ba पर, बेरियम पर 2+ चार्ज होता है और क्लोरीन पर 1 माइनस चार्ज होता है। तो यहाँ 2 है, तो यानी 2 क्लोरीन, 2 माइनस चार्ज बन गया। और यहाँ पर बेरियम पर 2+ होता है, इसीलिए तो दोनों प्रोडक्ट बना है। अब क्या करेगा? ये इसके आयन को ग्रहण कर लेगा, ये, ठीक है, और इसके आयन को ये ग्रहण कर लेगा। ठीक है, तब हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? NaCl। NaCl बन गया, और ये जो 2 है उसको कॉमन ले लेंगे तो क्या हो गया? 2NaCl बना दिए। समझ में आ रहा है बात?
और दूसरा हमने क्या कर दिया, Ba2+ को SO4 डबल माइनस से प्रोडक्ट बना दिया BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट। नाम को भी आपको जानना बहुत जरूरी है। ये क्या है, सोडियम सल्फेट, और यहाँ क्या बन गया, बेरियम सल्फेट। ठीक है, सोडियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट, एक एक चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए तो ऐसे ये प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, अब नाम समझ लीजिए, ये क्या है, इसको हम कहते हैं सोडियम सल्फेट। आप कॉपी में नोट भी करेंगे सोडियम सल्फेट, क्योंकि जब तक आप नाम नहीं जानेंगे 11th में केमिस्ट्री पढ़ने में दिक्कत होगा और 12th में तब तो और दिक्कत होगा। इसलिए ये आपका बेस है क्लास 10th, इसको बनाते हुए चले। अब देखिए एक्वस, यहाँ पे ए क्यू लिखा हुआ है, आप देखेंगे कोष्टक में ए क्यू लिखा है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एक्वस, एक्वस यानी जलीय विलयन में, एक्वस यानी जलीय विलयन में, एक्वस जलीय विलयन होता है। ठीक है, अब समझिएगा BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड, ये क्या है, बेरियम क्लोराइड है, क्लोराइड, और ये भी एक्वस में यानी जलीय विलयन में है। ठीक है, अब देखिए इससे प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ये एक दूसरे के आयनों को आदान प्रदान कर दे रहे हैं, तो बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। ठीक है, और क्या बन रहा है यहाँ पर, सोडियम क्लोराइड, ये तो जानते ही हैं नमक है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये भी एक्वस में मिलता है। ठीक, और ये जो बेरियम सल्फेट के बगल में यस बनाया है, इसका मतलब ये सॉलिड में होगा, यानी ये कठोर होगा हल्का सा। ठीक है, अब ये यहाँ पे दिया नहीं है एमॉर्फस है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्योंकि आप 11th में जाएंगे और 12th में जाएंगे तो सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे, और 12th में आपको क्लियरली एक चैप्टर, ये पहला चैप्टर इज सॉलिड स्टेट, उसमें आप एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड दोनों के टाइप को पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आप द्विविस्थापन अभिक्रिया को समझ चुके हैं। अभी भी आपको अगर द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं समझ में आई है तो वीडियो को थोड़ा सा फिर से शुरू से करके आप ध्यान से देखें, और वीडियो को एकांत में बैठ के देखें तो अच्छे से समझ में आए। अब हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, उपचयन। उपचयन या ऑक्सीकरण दोनों एक ही बात होता है, हमेशा याद रखेंगे। उपचयन और ऑक्सीकरण एक बात, और अपचयन को केवल अपचयन ही कहते हैं। ठीक है, और इसको उपचयन कहते हैं ऑक्सीकरण को। ठीक, दोनों में क्लियर है, डाउट, कोई डाउट नहीं है ना, ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो इसमें अभिक्रियाओं के कुछ प्रभाव देखने को आपको मिलेंगे। जैसे पहला, संक्षारण। संक्षारण यानी जंग लगना। संक्षारण आप देखे होंगे, जब किसी लोहे को आप नमी में रख देते हैं, खुले जगह पर रख देते हैं, तो 1-2 दिन के बाद वहां पर लोहे पर जंग लगना शुरू हो जाते हैं, उसी को संक्षारण कहा गया है। ठीक है, अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे, आपको समझाएंगे। टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो पहला आपका टॉपिक होगा संक्षारण, और दूसरा विकृत गंधिता, जो उपचयन के प्रभाव से प्रकट होते हैं। ये दोनों प्रभावों को हम लोग अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक है संक्षारण, एनसीईआरटी बुक 1.3 का पहला जो है। ठीक है, संक्षारण समझिए, पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि जब किसी लोहे को या किसी छड़ को वायु में या नमी में या आर्द्रता में या आसपास के अम्ल में छोड़ दिया जाता है, तो वहां पे क्या होता है, लाल भूरे रंग की परत जम जाती है। ठीक है, लाल भूरे रंग की परत जम जाती है, और धीरे धीरे वह लोहा नष्ट होने लगता है, या जो धातु है नष्ट होने लगता है। ठीक है, तो उस प्रक्रिया को ही हम संक्षारण कहते हैं। ठीक, अब आप लिखेंगे कैसे, अगर एग्जाम में आते हैं तो डेफिनेशन आप कैसे लिख सकते हैं, ये प्रायः 2 नंबर में दोनों आ जाते हैं। 2 नंबर का ये होता है, 2 नंबर का होता है, दोनों आ जाते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में, और लॉन्ग वाले में इस टाइप के कई डिफिनीशन आ जाते हैं लिखने के लिए, तो इसको जानना आपको बहुत जरूरी है। चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आती है, जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में जब आ जाती है, आर्द्रता तो आप समझ ही रहे हैं क्या होता है, जलवाष्प के संपर्क में जब आ जाती है, आर्द्रता जलवाष्प एक ही चीज से रिलेट कर रहा है,
संपर्क में आती है तब ये संचरित होती है, ठीक है। और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। तब ये क्या होती है? संचरित होती है, और इस प्रक्रिया को हम लोग संक्षारण कहते हैं। आशा करते हैं आपको संक्षारण क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए, ये आपके एनसीईआरटी बुक से ही मैं एक्सप्लेन करता हूँ, और एक एक नोट्स जो आपका बनवाता हूँ सब एनसीईआरटी बुक से है, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में अच्छा कर पाए। एनसीईआरटी बुक से ही सभी लोग पढ़ते हैं, और जो टॉपर्स होते हैं उनका भी रिकमेंड करते हैं वो एनसीईआरटी पढ़ने के लिए। देखिए, दूसरा जो हेडिंग है, विकृत गंधिता। उपचयन के प्रभाव में जो है विकृत गंधिता है, जैसे कि वसायुक्त और खाद्य जो सामग्री होते हैं, वसायुक्त या खाद्य तेलीय सामग्री को, ठीक है, जो तेल से बने सामान होते हैं, उनको लंबे समय तक जब वैसे छोड़ दिया जाता है तब उसका स्वाद व गंध बदल जाते हैं, ठीक है। स्वाद भी चेंज हो जाता है और गंध भी चेंज हो जाता है, ठीक है। आप देखे होंगे, खा करके टेस्ट भी किए होंगे, बासी भोजन देखे होंगे, तो सब इसी का प्रभाव होता है, विकृत गंध हो जाता है, ठीक है। बासी भोजन महकता क्यों है? ठीक, गंध क्यों देता है? इसी के वजह से गंध देता है, महकना तो नहीं कहेंगे, गंध देता है, ठीक है। अभी देखो, जैसे अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान दो, ये होता क्यों है? उपचयन की वजह से होता है, यानी ऑक्सीकरण हो जाता है उसका, इसीलिए होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? एंटी ऑक्सीडाइजर इसमें मिला देते हैं खाद्य पदार्थों में। आगे पढ़ो, अभी समझ जाओगे। अपचयन हो, उपचयित होने पर ऐसा होता है, अतः इसे रोकने के लिए, अपचयित होने से यानी ऑक्सीकरण होने से ऐसा होता है, तो इसे रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट? खाद्य सामग्रियों में हम लोग क्या मिला देते हैं? प्रति ऑक्सीकारक यानी कि एंटी ऑक्सीडाइजर मिला देते हैं, जिससे विकृत गंधिता नहीं होती है और हमारी जो खाद्य सामग्रियां हैं वो सुरक्षित रहती हैं, ठीक है। समझ में आया आपको टॉपिक? काफी अच्छा टॉपिक था, ये आपके बुक के लास्ट हेडिंग्स हैं, ठीक है। तो अभी ये आपको पूरा पूरा क्लियर होगा। अब इसके बाद ज्यादा कुछ बचा नहीं, ये चैप्टर खत्म है, ठीक है। इसके बाद टॉपिक डिस्कस करेंगे ऑक्सीकरण संख्या निकालने के बारे में। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अब हम ऑक्सीकरण संख्या निकालने के बारे में बात करेंगे। देखिए, अब हम बात करेंगे स्टूडेंट ऑक्सीकरण संख्या के बारे में, यानी ऑक्सीडेशन नंबर, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके क्लास के लिए, क्योंकि यहीं से आपका ऑक्सीडेशन नंबर स्टार्ट होता है, और आगे क्लास 11th में भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, 12th में भी नहीं छोड़ेगा, अगर आप साइंस स्ट्रीम से पढ़ते हैं तो चलिए देखिए, ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। जैसे किसी यौगिक में किसी परमाणु की अगर हम बात करें, तो उसमें जो उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है, ठीक है, या तो उसकी जो संयोजकता होती है, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, उसे ही हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं, ठीक है। या हम सीधे सीधे कह सकते हैं, किसी परमाणु के कक्षक में अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कहलाती है, ठीक है। तो जैसे आपको बताए थे Na के बारे में, सोडियम के बारे में। सोडियम में देखिए, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए जानते होंगे 2, 8 और 1, ये सिंपल वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है। तो इसमें देखिए, पहले अगर हम ऐसे कक्षक बनाएं, ठीक है, यहाँ पर आपका सोडियम धातु है, ठीक, और पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। दूसरे कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन है, और तीसरे कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है। कहीं भी दर्शा दो, यहीं पे दर्शा दो, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी? तो सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर होगी 1। तो इसलिए Na पर 1 प्लस चार्ज होता है, ठीक है, क्योंकि बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसे ये दूसरे को दे करके बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। समझ रहे हैं बातों को? बहुत अच्छा। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट चीज इसमें, कि अगर किसी यौगिक में आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे मान लो H2SO4 में आपको बोल दे यस का
ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। पहला क्वेश्चन अगर हम ले लेते हैं H2SO4 में, अब तो आप समझ ही चुके हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है, ठीक है। तो यस के बायतम क्रॉस में हम कई बार इसका ऑक्सीडेशन नंबर कुछ और ले लेते हैं, एक बार +6 ले लेते हैं, एक बार +4 ले लेते हैं। तो कई जगह यौगिकों के अंदर परमाणुओं के ऑक्सीडेशन स्टेट बदलते रहते हैं, वो यौगिकों पर निर्भर करता है कि उसकी प्रकृति कैसी है। तो चलिए देखते हैं H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन का कितना होता है +1, ठीक, और यहाँ पर कितना है 2 है तो 2 से गुणा कर दोगे, 2 हाइड्रोजन 2 से गुणा कर दिए, एक का +1 होता है। इसका मालूम नहीं है, यहाँ पर x लिख दो, ठीक है, +x लिख दिए। अब यहाँ देखो ऑक्सीजन का कितना होता है -2 और है कितना 4, तो +4 और 1 का होता है -2, ठीक, 4 है और 1 का होता है -2, तो ऐसे कर लेते हैं। अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर निकल जाए, ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे लिख लो ON, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अब देखो यहाँ से या तो अब एक और चीज नोटिस करना है आपको, एक और चीज यहाँ पे नोटिस करना है, यहाँ इस यौगिक पर कोई चार्ज है क्या, कोई धन आवेश या कोई ऋण आवेश है क्या, तो इस यौगिक पे कहीं धन आवेश कहीं ऋण आवेश नहीं है, यानी कि 0 आवेश है इस यौगिक पर, कहीं आवेश है ही नहीं, तो 0 आवेश है H2SO4 पर, तो इसलिए बराबर 0 लिख देंगे। अब देखिए 2 एकने 2 अब +x, अब इसको तो जान ही रहे हैं, 4 दूनी 8 यानी कि -8 बराबर 0। क्लास 10th में मैथ अगर पढ़े हैं तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 9th में भी था ये सब चीज, अगर इन दोनों को उस साइड भेज देते हैं तो 8 में से 2 गया कितना -6, तो x -6 बराबर 0, तो x बराबर +6 हो जाएगा, उधर जाएगा तो यानी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 6 +6। समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो आशा करते हैं आप ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीख चुके होंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन अगर हम बात कर लें MnO4 पर डबल माइनस, MnO4 पर डबल माइनस क्यों ले रहे हैं, ऐसा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर आपको माइनस वाला भी पता चल जाए, माइनस वाला भी अगर आपको पता चल जाए तो आप और बढ़िया कर पाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर आपको निकालना है किसका, Mn का, ठीक है, तो Mn का आपको नहीं मालूम तो x रख दो, और ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीजन का तो मालूम है, यहाँ पर ऑक्सीजन है 4 और 1 का कितना होता है -2, ठीक है। अब देखो बराबर यहाँ पर चार्ज कितने हैं, इस यौगिक पर चार्ज कितने हैं 1 और 2, दोनों क्या है माइनस है, तो -2। समझ में आया क्या, कैसे रखेंगे। अब देखो 4 दूनी 8, तो x -8 हो गया बराबर -2, और ये -8 उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा, तो 8 में से 2 गया, x बराबर कितना +6। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +6। समझ में आया कैसे निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ पर अगर डबल माइनस लेते हैं तब, अगर एक ही माइनस लेंगे तब क्या होगा, तब अगर आप एक ही माइनस लेते हैं तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, ठीक, और यहाँ भी -1 और यहाँ पर -1, तब कुछ और चेंजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को लगाते हैं। अगर बात करें तो ऐसे क्वेश्चन इजीली वे में आप इजी तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चन है देख लेते हैं, जैसे क्वेश्चन है आपके पास Na2CO3, इसमें आपको किसका निकालना है, इसमें आपको निकालना है C का, Na2CO3। तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, Na2CO3 में आपको C का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। सोडियम का +1 होता है, तो यहाँ पर 2 × +1 और प्लस C का निकालना है तो x मान लो, और ऑक्सीजन का -2 होता है, 3 ऑक्सीजन है और 1 का -2 होता है। अब इस पे कोई चार्ज है क्या, इस यौगिक पे, इस यौगिक पे कोई चार्ज है कंपाउंड पे, नहीं है तो बराबर 0 लिखूंगा। अगर कोई चार्ज है, प्लस का चार्ज है तो प्लस करके लिखेंगे, माइनस का चार्ज है तो माइनस करके लिखेंगे। समझ में आया, चिन्हों को साथ साथ लेकर चलेंगे।
अब देखिए ये +2 हो जाएगा और ये x और ये 3 दूनी 6 माइनस का 6 बराबर 0। इन दोनों को जोड़ लेंगे माइनस का 4 x माइनस 4 बराबर 0 और 4 उधर चला गया तो x बराबर प्लस का 4। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +4। और आप जानते भी हैं कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है 4। ठीक है, जैसे देखो उस कार्बन का कितना होता है परमाणु क्रमांक 12, तो 2 8 और 4 ऐसे लिख सकते हैं। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 4। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन डालते हैं, अगर उससे अधिक बच रहा है तो दूसरे कोश में डालेंगे, लेकिन 8 से ज्यादा नहीं डालेंगे, मैक्सिमम 8। और उसके बाद जो बच गए इसमें, ठीक 2 8 18 32 ऐसे करके परमाणुओं को रखते हैं कोश में। ठीक है, कोश का मतलब KLMN, ये 4 कोश होते हैं, उन्हीं में हम लोग इनको रख रहे हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये पूरी चीजें सीधे सीधे क्लियर हो रही होंगी। तो आपको हमने इस वीडियो में बताया ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाल सकते हैं। और भी क्वेश्चन ले सकते हैं जैसे आपका डाउट पूरा क्लियर रहे। ठीक है, जैसे कि एक और क्वेश्चन है PCl5। क्वेश्चन है क्या PCl5, क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हैं PCl5। PCl5 में आपको P का बताना है, तो P के लिए x रख दो और क्लोरीन का -1 होता है जानते ही हो। ठीक, क्योंकि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, इसीलिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था 1 से 30 तक परमाणु क्रमांक को याद कर लीजिए और परमाणुओं के नाम याद कर लीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑटोमेटिक आप निकाल लेंगे। 1 से 30 तक तो आपको मिनिमम जिंक तक याद होना ही चाहिए। ठीक है, याद कर लेंगे और फनी ट्रिक्स मैं आपको दे दूंगा शॉर्ट वीडियो में, तो आप लोग उनको देख करके अच्छे से समझ सकते हैं। क्लोरीन का 17 होता है, तो 2 8 और क्या लिख सकते हैं 7, इतना लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ -1 लेते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर हम एक और रख दें तो 8 मैक्सिमम होता है एक कोश में, तो यहाँ पर क्लोरीन पर -1 होता है, यानी एक को ये चाहता है कि कोई हमको एक इलेक्ट्रॉन दे दे। ठीक है, ग्रहण करना चाहता है, इसलिए माइनस चार्ज है, तो ये 8 हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 रखते हैं। और इस यौगिक पे कोई चार्ज है नहीं है, तो यहाँ पर 0 रख देंगे। अगर कोई चार्ज होता तो चार्ज रखते, नहीं तो नहीं है, नहीं रखेंगे। 5 - 5 हो जाएगा, x - 5 = 0 और ये उधर चला जाएगा तो x बराबर प्लस का 5 हो जाएगा। तो P का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया फास्फोरस का 5। समझ में आया आपको कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो इस वीडियो में हमने बात की ऑक्सीडेशन स्टेट की, द्विविस्थापन अभिक्रिया की सबसे पहले बात की, और उसके बाद हमने बात की कि उपचयन से जो होती हैं, उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण से जो प्रभाव प्रकट होते हैं रियल लाइफ में, प्रकृति में, उनके बारे में आपने अध्ययन किया। जैसे कि पहला पॉइंट था संचारण और दूसरा विकृत गंधिता, तो इन दोनों को अच्छे से समझा। उसके बाद आपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में देखा, जो कि अभी ये है ऑक्सीकरण संख्या यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना, ऑक्सीडेशन नंबर पता करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो बहुत पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और साथ में एक कमेंट लिखना कि आपको वीडियो कैसा लगा, उसमें कमेंट करके जरूर बताना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। आशा करते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, जिससे आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगी। नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को भी।